नमस्कार दोस्तों। इज़राइल ने हमास के जो चीफ थे, जिनकी आप यहाँ तस्वीर देख सकते हो, जिनके तस्वीर पर क्रॉस का निशान है, इनका नाम था इस्माइल हुनियार। और इनको इज़राइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने इनके परखच्चे उड़ा दिए हैं। ये बेसिकली ठहरे हुए थे ईरान के तेहरान में, ईरान की राजधानी में। और वहाँ पे जिस आवास में ठहरे थे, उनकी पूरी आवाज़ के साथ साथ इनके जो बॉडीगार्ड्स थे, किसी का कुछ अता पता नहीं, और सबको ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। अच्छा, ये जो वीडियो है, इसको आप देखो ध्यान से। ये वीडियो है 10 अप्रैल का। आप कहोगे कि आज से और 10 अप्रैल का क्या लिंक है? अभी तो आज तो जुलाई चल रही है और अप्रैल की बात आप क्यों कर रहे हो? तो अप्रैल से लिंक ये है कि ये 10 अप्रैल की जबकि वीडियो है, तो इस वीडियो में ये बताया गया है कि कैसे इज़राइल ने, जिनकी आज डेथ हुई है, यानी हमास के चीफ की, इस्माइल हुनियर की, इनके जो 3 बच्चे थे उनकी भी डेथ करी जा चुकी थी इज़राइल द्वारा 10 अप्रैल को। और इस वीडियो में इन्होंने खुद कंफर्मेशन दी थी। और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो दिन? क्योंकि वो दिन जो था वो इस्लामिक रिलीजन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ ईद उल फितर था, तो इस वजह से भी वो एक इम्पॉर्टेंस रखता है। दूसरी चीज़, इस इतने पावरफुल लीडर के बच्चों को मारना, ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब आज अगर आप सुबह से देखोगे तो दिन भर पूरा ये आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है हर जगह पर, पूरी सोशल मीडिया पे, कि हमास के जो चीफ थे उन पे अटैक कर दिया गया है, उनके रेजिडेंस पे। तेहरान में वो ठहरे हुए थे, ईरान की कैपिटल में, और जहाँ पे उनके साथ साथ उनके बॉडीगार्ड्स की भी परकच्चे उड़ गए हैं, सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये बात खुद कन्फर्म करा है इनकी हमास एजेंसी ने। नाउ ये देखो, ये आर्टिकल था जब इनके 3 बच्चों की डेथ करी गई थी इजराइल द्वारा एक एयर स्ट्राइक में गाजा में। अच्छा, अब जब ये डेथ हुई थी ना, उसके पहले से ही ये जो हमास के जो चीफ थे, ये पहले से ही वहाँ नहीं रह रहे थे गाजा में, क्योंकि इनको डर था कि अगर हम गाजा में रहेंगे तो जैसे हमारे बच्चों को उसने मार दिया है, वैसे ही कहीं ना कहीं इनको भी थ्रेट हो सकता है। तो ये पहले से भी नहीं रहते थे, और उस इंसिडेंट के बाद तो एकदम वहाँ पे ये गाजा में कभी गए ही नहीं, वहाँ जाने की कोशिश नहीं किए। ये बाहर की कंट्री से ही ऑपरेट करते थे। बेसिकली अभी हम बताएंगे आगे आपको कि किस किस कंट्री से ही ऑपरेट करते थे। अब आज ये बात निकल के आ रही है कि 7 अक्टूबर की जो है इंसिडेंट थी, खून खराबे का बदला, उसमें जो है आज जो इस्माइल हनिया, इनकी डेथ के बाद वो 7 अक्टूबर की जो इंसिडेंट थी, उसका जो बदला लिया है इजराइल ने। नाउ क्या था 7 अक्टूबर का बदला? तो 7 अक्टूबर एक ऐसा दिन था पिछले साल जब करीब 1200, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, करीब 1200 इजरायली नागरिकों की डेथ कर दी गई थी ऑन द स्पॉट। इसके साथ साथ 250 नागरिकों को बंधक बना लिया गया था, जिनमें से 150 नागरिक अभी भी हमास के पास बंधक बने हुए हैं। और अब ये जो घटना थी, ये इतनी बड़ी घटना थी कि उसी के बाद से इजराइल ने ये चीज़ सोच लिया था कि अगर ये लोग हमारे 1200 आदमियों की किल करे हैं, तो हम इनके आदमियों को और बहुत हज़ारों में, यानी 10-20 हज़ार 30 हज़ार आदमियों को मारेंगे। तो हमास की बाद में कंफर्मेशन आती है कि अभी तक इन्होंने, इजराइल ने, उनके करीब 39,000 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। और इजराइल का जो कहना है, उन्होंने बोला है कि हमने 14,000 से ज़्यादा लड़ाकों को, यानी उनके जो सोल्जर्स थे, उनको उनकी डेथ कर दी है। नाउ अगर हम इस्माइल हनिया की बात करें, क्योंकि आज उनकी डेथ हुई है, उनके थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें, उनके बारे में बात करें, तो देखिए ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये हेड ऑफ हमास पॉलिटिकल ब्यूरो भी रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1963 को अल सती रेफ्यूजी कैंप में। अल सती रेफ्यूजी कैंप वही कैंप है जहाँ पे इनके बच्चों की डेथ की गई थी, जहाँ पे अभी आपने वीडियो में जो क्लिप्स देखी हैं, वो सेम कैंप था जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो अल सती रेफ्यूजी कैंप में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इन्होंने अपनी एजुकेशन अरेबिक लिटरेचर में किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि 2006 में हमास पैलेस्टीन में हमास एक अपनी गवर्नमेंट बनाता है, और उस गवर्नमेंट में 2006 के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में ये, यानी इस्माइल हुनियार इनको वहाँ का लीडर घोषित किया जाता है, यानी इनको प्राइम मिनिस्टर घोषित किया जाता है। और जब ये प्राइम मिनिस्टर घोषित होते हैं, तो इसके बाद ये बड़े ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेते हैं, जिनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन था इनका कि इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट थी
फतह फैक्शन। नौ फतह फैक्शन क्या है, इस पे इनकी जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन थी। फतह फैक्शन एक तरीके से वहाँ का विपक्ष है, जैसे कि इनकी जो पार्टी थी वो पीएनए थी, यानी पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी। इसी तरीके से फतह जो है वो वहाँ की एक दूसरी पार्टी है, और बेसिकली उस पर इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की कि इन्होंने चाहा कि उसको हम एक तरीके से सप्रेस करके अब जो है उस पूरे पैलेस्टीन को पीएनए ही लीड करे। इसके साथ साथ 2017 की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है खुद को जो है एज ए हमास का चीफ जो है इलेक्ट करा दिया, इनके द्वारा इनको इलेक्ट करा गया, क्योंकि वहाँ के जो पहले से प्रीवियस जो लीडर थे उनकी जो है किसी कारण से डेथ हो गई थी। इनकी इसी सब में नहीं, इसके साथ साथ इनकी बहुत सारी चीज़ों में और रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो काम कहा जाता है गवर्नेंस में तो था ही, क्योंकि ये खुद भी जो है वहाँ के लीडर रह चुके हैं। मिलिट्री स्ट्रेटजी में था ही, क्योंकि अगर मिलिट्री स्ट्रेटजी उनके पास अच्छी ना होती तो इतने दिन तक इजराइल के साथ युद्ध कर पाना, जाहिर सी बात है इजराइल ने ज़्यादा क्षति पहुँचाई है और हमास ने कम क्षति पहुँचाई है, लेकिन फिर भी युद्ध पर टिके रहना ये मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक बहुत सटीक एग्जाम्पल है। जहाँ पे इजराइल जो कि इतना डेवलप्ड नेशन है उसके साथ जो है इतने दिनों से लड़ाई कर पा रहे हैं लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी कैसी कि इन्होंने बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ थे उनसे इन्होंने सपोर्ट मांगा, जैसे ईरान हुआ, कतर हुआ, टर्की हुआ, इन सब से इन्होंने सपोर्ट मांगा, और वो सपोर्ट तो इनको मिला, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट मिला, जैसे टेक्नोलॉजी में सपोर्ट मिला। इसके साथ साथ जो है इनको ये खुद ये कतर में रहते थे, और इसके साथ साथ ईरान में भी रहते थे जहाँ पे उनकी डेथ हुई है। तो ये खुद भी जो है उसी कंट्री में रहते थे जहाँ से इन्होंने नेगोशिएशन करा था कि हमें बहुत सारी चीज़ों में आपसे हेल्प चाहिए, क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं उनकी एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से जो है उनको इजराइल प्रताड़ित कर रहा है। और ये सब बहुत पहले की बात है, ये आज की बात नहीं, ये सब पहले की बात है, और कहीं ना कहीं इनको पहले ही लग चुका था, 2017-18 में इनको लग चुका था कि आगे आके बहुत बुरा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। और 2023 के बाद तो वो चीज़ें शुरू हुई जो आज तक नहीं ख़त्म हुई है। पिछले 9 महीने से लगातार लड़ाई चल ही रही है। और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर हम जहाँ तक बात करें तो इनके सामने ये हमेशा से चैलेंजेस रहा है, क्योंकि गाजा जो है वो एक तरीके से बड़ा डिस्टर्ब जगह रहा है। गाजा की अगर आप एरिया देखोगे तो बहुत कम एरिया, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बहुत अधिक अमाउंट में लोग रहते थे, बड़ी ही डेंस पॉपुलेटेड जगह थी। और उसके साथ साथ जब वहाँ पे वॉर शुरू हुआ तो वॉर के बाद तो वो अब क्योंकि जो उनके घर थे वहाँ पे अगर एक भी बॉम्ब स्ट्राइक कर रही है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों की डेथ हो रही है। तो इससे भी जो है कहीं ना कहीं गाजा स्ट्रिप को जो है पूरी तरीके से नुकसान पहुँच रहा है। और इसके साथ साथ अगर इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो इनकी राइवलरी रही है फतह के साथ इन्होंने कई बार जो है ऐसा है एक तरीके से बैलेंस बनाने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर भी एट द एंड आज भी जो फतह है वो कहीं ना कहीं हमास के लिए एक तरीके से राइवलरी बनी हुई है। और इनकी जो विज़न थी कि बस एक पार्टी हो इस कंट्री में, क्योंकि ये कंट्री ऑलरेडी बड़ी अनस्टेबल है और अगर इंटरनल पॉलिटिक्स इसकी सही नहीं होगी तो और जो है दुश्मन हम पे अटैक करेगा और हमारे लिए घातक है। वो भी इनके लिए चैलेंज बना हुआ था और अभी भी बना हुआ, क्योंकि अब तो ये इस दुनिया में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू।